नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो राजस्थान की कड़ी है उसमें राजस्थान का जो जीके का आपका चैप्टर था हमने शुरू किया राजस्थान के भूगोल से संबंधित। और जो पहली हमारी क्लास कल हुई थी उसमें आपने जो पढ़ा है वो राजस्थान से संदर्भित जो वेगनर का सिद्धांत है या जो भूगोल की पारिभाषिक शब्दावली है वो देखा कि इनके जनक कौन है, भूगोल शब्द किससे निकला है, इन पर हमारी चर्चा हो चुकी है और आशा है वो सभी भयानक ने समझ में आए लो। तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का जो एक नामकरण है वो कैसे हुआ है, उनके विभिन्न बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्तों को एक बार वीडियो दनादन शेयर कर देला ताकि और भाई भी और बहना भी इस क्लास री फायदे उठा सके। तो दोस्तों करते हैं हम शुरुआत है, लेकिन एक मोटिवेशन शायरी हो जावे। तो देखिएगा, अगर उम्र को अगर हराना है, अगर उम्र को अगर हरानो है तो शोक जिंदा रखो, अगर उम्र ने अगर हरानो है तो शोक जिंदा रखो, घुटना चाले या ना चाले, घुटना चाले या ना चाले, मन उड़ता परिंदा रखो। तो दोस्तों हम जो ये शायरी है उसके माध्यम से, जो मोटिवेशन शायरी है उसके माध्यम से आपको क्लास की स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, बात कर लेंगे हम किसके संदर्भ में करेंगे, राजस्थान के भूगोल से संदर्भित जो हमारा जो चैप्टर था दोस्तों उसकी ओर चलते हैं। राजस्थान का नामांकन, राजस्थान का नामांकन, जो राजस्थान को नामांकन है वो क्या हुआ, पहली बार राजस्थान को ये जो धरती है उसको देखने की कोशिश करा भाई अपन। तो देखो लालो, ये अपनो राजस्थान है, वर्तमान राजस्थान। इस राजस्थान में यह बन गया भाई राजस्थान, जैसा भी बना है यह राजस्थान है। और इस राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है जिसे हम राजस्थान कहते हैं, उन राजस्थान को प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाने जाते, यह आप सभी ने बेरो है। और यही देखेंगे हम दोस्तों कि राजस्थान को जो नामांकन हो वो क्या नहीं हो, कौन कौन सा काल में और कौन कौन व्यक्ति इनका किन किन नाम से पहचानो गए हो। तो देखिएगा, अगर हम वैदिक काल की बात करें, कौन से काल की, वैदिक काल की बात करें, तो वैदिक काल में यानी कि वैदिक काल के कौन से में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में अनबेरो है जो अपनो वैदिक काल है, जो कि एक पावन संस्कृति थी। उसमें 4 वेद थे और उसमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सो, ऋग्वेद। और उस ऋग्वेद के अधिकांश छंद कहां पर लिखे गए थे दोस्तों, राजस्थान की इस पावन धरा पर है। और इस राजस्थान की पावन धरा से पर एक नदी बहती थी, और वो नदी कौन सी थी भाई दोस्तों, सरस्वती नदी। कौन सी, सरस्वती नदी। देखो, स्थानीय बेरो है कि वर्तमान में सरस्वती राजस्थान के जिस क्षेत्र से है वो बह नहीं रही है, लेकिन प्राचीन काल में यहां से क्या करती थी, बहा करती थी। तो इस क्षेत्र में ऋग्वेदिक काल में, कौन से काल में दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में वैदिक संस्कृति पनपी और वैदिक ग्रंथों की अधिकांश रचना कौन सी नदी पर किनारे हुई, सरस्वती नदी के किनारे कुछ छंदों की रचना की गई ऋग्वेद काल में। और यहां पर उस समय ध्यान में रखना, ऋग्वेद के समय इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो हमें पता है उस समय इस क्षेत्र को ब्रह्मवत, कौन सा, ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था। कौन से, ब्रह्मवत के नाम से जाना जाता था। तो याद रखना है, वैदिक काल में जो कि सबसे प्राचीन कौन से, ऋग्वेदिक काल में अपने जो सरस्वती का नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों,
ब्रह्मवत नाम से जाना जाता था। तो ये सबसे प्राचीन हमें वर्णन मिलता है अपने राजस्थान का कि इस क्षेत्र का जो ये पश्चिमी राजस्थान है ना, जहां पर सरस्वती नदी बहा करती थी, उस नदी को ब्रह्मवत नाम से जाना जाता था। और आपको तो पता ही है, वैदिक काल में जो रहने वाले लोग थे वो कौन थे? आर्य थे। कौन थे दोस्तों? आर्य थे। चलो, ये तो आपको पता चल ही गया है। उसके बाद और भी समय बीतता गया और अपने इस क्षेत्र को किस नाम से, और किसने? वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि ने एक नया नाम दिया। उस समय परिवर्तित हो चुका था और ऋग्वेद काल आगे बढ़ चुका था और सरस्वती नदी है वो क्या हो चुकी थी? लुप्त हो चुकी थी। और लुप्त हो जाने के कारण ये जो क्षेत्र है, आर्यावर्त क्षेत्र है, वो क्षेत्र अब क्या हो चुका था दोस्तों? वीरान हो चुका था। और वीरान हो जाने के कारण अगर हम बात करें तो यहां पर अब कोई नदी नहीं बह रही है, बल्कि आपने देखा हमारी जो भूगोल की क्लास शुरू हुई उससे पहले आपने एक माटी देखी है और वो मरुस्थलीय मृदा है, और वो यहां पर इस क्षेत्र में क्या बन गई? मरुस्थल में बन गई। और मरुस्थल में बनी तो यहां पर वाल्मीकि, जो कि किसके रचयिता थे? रामायण के रचयिता थे। किसकी रचना की थी? रामायण की। किसकी रचना की थी? रामायण की रचना की थी। और जब वाल्मीकि साहब यहां पर राजस्थान में आए तो उस समय इस क्षेत्र में केवल और केवल क्या देखा दोस्तों? मरुस्थल देखा। नदी वगैरह थी नहीं और यह क्षेत्र बंजर हो चुका था और यहां पर रेत के टीले, विशाल टीले हो चुके थे। और इसी कारण, अब भाई एक चीज बताओ, अगर टीला दिखल हो तो कोई बंदो टीलो ही केवल हो ना, टीले की शब्दावली केवल हो ना। तो इस प्रकार से वाल्मीकि को टीला दिखा। हालांकि आपको खुद को पता है वाल्मीकि खुद ही किस शब्द से? तो दीमक है, उसी का जो ढेर है वही तो क्या कहलाए? वाल्मीकि। तो खुद भी तो एक टीले में समाये हुए थे, तो उनको क्या दिखता? टीला ही तो दिखता। तो वाल्मीकि को यहां पर रेत के टीले दिखे और उन रेत के टीलों को उन्होंने क्या कहा दोस्तों? मरुकांतार। इस क्षेत्र को क्या कहा? मरुकांतार। तो देखो भाई, वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता थे उन्होंने इस राजस्थान के क्षेत्र को क्या कहा? मरुकांतार कहा। जबकि वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र को, जो सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र था, उसको क्या कहा गया? ब्रह्मवत कहा गया। और अब बात करते हैं दोस्तों, चलो ये भी समय बीतता गया और ये समय बीतता गया। इसके बाद आया बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में क्या वर्णन मिलता है ये अगर हम देखें, देखिएगा, एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अब बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो हम देखते हैं दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि पहले तो ये बताइएगा है कहां पर? तो आपको पता है ये सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में है। और सिरोही में खीमल माता मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों? खीमल माता मंदिर के पास में एक शिलालेख मिलो। और वो शिलालेख कौन सा? बसंतगढ़ को शिलालेख। और क्या नाम दिया गया इसको? बसंतगढ़ शिलालेख। और ये जो शिलालेख है वो पहली बार, तो ये ध्यान में रखो, कोई ऐसा शिलालेख जो तिथि अंकित है वो कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख। और कब? देखो भाई, विक्रम संवत की बात करें तो 1482 विक्रम संवत। और अगर हम ईस्वी की बात करें, सन की बात करें, तो 1425
ईस्वी। तो इस पर क्या मिलती है, ध्यान में रखना, सन मिलती है 682 विक्रम संवत का लिखा गया शिलालेख था। कौन सा, बसंतगढ़ का शिलालेख, जो कौन सी माता के मंदिर के पास में भाई, खीमल माता मंदिर के पास। तनबेरो है भाई, अधिकांशतः पहले जो शिलालेख लिखते थे या तो कोई मंदिर के पास में या कोई दुर्ग के पास में आदि के पास में कोई निर्माण कार्य होता था, तो उस समय, वर्तमान में भी तो आपने देखा होगा, जितने भी राजनेता है वो क्या करते हैं, उद्घाटन करते समय एक शिला पट्टिका ही तो लगाते हैं। तो वो भी तो जब किसी चीज को बनाया जा रहा है तो वहीं पर तो लगाते हैं। तो उस समय भी कोई मंदिर बना दिया, कोई दुर्ग बना दिया या कोई और चीज बना दी, छतरी बना दी, तो उस समय क्या एक पट्टिका लगा दी जाती थी और उस पट्टिका में उस शासन के बारे में और उस आसपास के जो आवरण है उनके बारे में भी यदा कदा क्या कर दिया जाता था, वर्णन कर दिया जाता था। और ऐसा ही एक खीमल माता मंदिर के पास कौन सा, बसंतगढ़ शिलालेख, कौन सा रहे, बसंतगढ़ शिलालेख। तनबेरो है भाई, बसंतगढ़ दुर्ग भी है, कहां पर है, सिरोही में है, और जिसका निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। चलो भाई, ये हो गया है। और इसमें क्या नाम मिलता है, पहली बार, अरे प्यार नहीं भाई, पहली बार राजस्थाना द्वितीय, क्या नाम मिलता है बेटा, राजस्थाना द्वितीय नाम मिलता है किसमें, बसंतगढ़ शिलालेख में। और ये तो भाई थान याद रखना ही होसी, बार बार पूछे गए हो क्वेश्चन कि कौन से शिलालेख में राजस्थाना द्वितीय पहली बार नाम मिलता है, तो कौन से में, बसंतगढ़ शिलालेख में। कब का है ये दोस्तों, 682 विक्रम संवत को। और ईस्वी की बात करें तो हम 625, और कहां पर है, सिरोही, कहां पर है भाई, सिरोही। चलो भाई, ये हो गया बसंतगढ़ शिलालेख का। तो दोस्तों, हमने वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद काल के बारे में पढ़ लिया है। उसमें क्या नाम दिया गया था, बिल्कुल आपको सही पहचाना, ब्रह्मवत नाम। और वाल्मीकि के समय क्या नाम दिया गया था, बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्या नाम, मरुकांता नाम। और बसंतगढ़ शिलालेख में क्या नाम दिया, राजस्थाना द्वितीय। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इतनी मैं गारंटी दूं, क्वेश्चन एग्जाम को बाहर ना जासी, बाकी पढ़ना ना पढ़ना वो आपके हाथ में है, या यूं ही सड़कों पर घूमते फिरोगे तो ये आपको डिसाइड कर लेना है। क्योंकि थाने बेरो है आजकल भाई साहब, पढ़नो जरूरी हो गए है। तो देखिएगा, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे बढ़ी बात। और आगे बढ़ी तो उसके बाद हमें एक तो मिलते हैं साहब मोनोत्नैंसी। कौन, मोनोत्नैंसी साहब। तो देख खा भाई, मोनोत्नैंसी मोनोत्नैंसी। और मोनोत्नैंसी की अगर हम बात करें तो देखो, इस भाई साहब ने राजस्थान से मिलता जुलता, देखो भाई लोग अलग अलग पढ़ा होला, लेकिन सही जानकारी यह है कि राजस्थान प्रॉपर, यो राजस्थान शब्द जन को शब्द न दियो, इससे मिलते जुलते शब्द दियो। और दूसरी समस्या यह भी ही कि वो इस पूरे क्षेत्र के लिए ना दियो, बल्कि अपने आसपास का जो, क्योंकि जोधपुर के आसपास के क्षेत्र का ही राजस्थान से मिलते जुलते शब्द को उल्लेख कौन भी करो भाई, मोनोत्नैंसी भी करो। और मोनोत्नैंसी की अगर बात कर से आप तो ये जोधपुर का शासक, जोधपुर के शासक कौन भाई, जसवंत सिंह। कौन, जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम के राज दरबार में कौन रहा करते थे, मोनोत्नैंसी रहा करते थे। और भाई खूब युद्ध लड़ो, खूब मेहनत करो, लेकिन थन बेरो है बाद में जसवंत सिंह ने 21 कहीं कियो,
उसके बारे में तो इतिहास में खूब पढ़ा करो हो। यहाँ पर हम बात शॉर्ट में ही रखते हैं। तो मोहनोत नैणसी ने राजस्थान से मिलता जुलता नाम दियो, इस चीज को भी ध्यान रख दो वही। और अगर हम इनके ग्रंथ की बात करें तो आपको पता है मारवाड़ रा परगना विगत कौन लिखो? मोहनोत नैणसी। कौन? मोहनोत नैणसी। और गणपत तो है भाई यो मारवाड़, या यूं कह लीजिएगा जोधपुर तो क्या कहलावा है? गजेटियर है। ये भी ध्यान में रखो। तो देखिए मोहनोत नैणसी ने जो राजस्थान का जो मिलता जुलता शब्द दिया है, और शासनकाल में किस में रहता था? जसवंत सिंह के शासनकाल में रहता था। और इन्होंने मारवाड़ परगना विगत लिखी, यानी कि हम बात करें तो इन्होंने 7 परगना, कितना परगना भाई? 7 परगना की चर्चा करियो। और उस बारे में प्रत्येक आर्थिक पहलू के बारे में भी चर्चा किसमें की गई? मारवाड़ परगना विगत में, जो जोधपुर या मारवाड़ क्या कहलावे? गजेटियर कहलाए। और एक रचना और करी भाई, मोहनोत नैणसीरी खयात। यह भी कौन है? मोहनोत नैणसी। तो बार बार ध्यान रखिए भाई, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ परगना विगत कौन लिखे हो? मोहनोत नैणसी लिखे हो। और मोहनोत ये तो सभी न बेरो है, इनको तो अगर यो भाई गलत कर दे तो फिर समझ ले भाई तैयारी छोड़। तो मोहनोत नैणसी ख्यात भी किसने लिखी? मोहनोत नैणसी ने लिखी। ये तो हो गई इससे संबंधित बात। आपने गौरी के शंकर हीराचंद ओझा जी के बारे में तो सुना ही होगा। ओझा जी ने यह कहा था कि अगर जेम्स टोड साहब को मोहनोत नैणसी ख्यात मिल जाती है उन्हें, तो जेम्स टोड ऐसा ग्रंथ लिख जाता कि उसकी पहचान एक अलग ही हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य से कौन सा ग्रंथ? ये ग्रंथ जेम्स टोड साहब को नहीं मिले। ये भी ध्यान में रखना भाई। अब बात कर लेते हैं, वीर भान की रचना है भाई दोस्तों राजरूपक। कौन सी? राज रूपक। ये रचना भी ऐसे ही राजस्थान से मिलतो जुलतो शब्द दियो। तो याद रखना मोहनोत नैणसी भी राजस्थान से मिलतो जुलतो शब्द दियो। और वीर भान जिसका ग्रंथ कौन सा है? राजरूपक। पुस्तक कौन सी है? राजरूपक। उसमें भी ऐसा ही मिलता जुलता हुआ शब्द दिया। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। चलो भाई, इससे संबंधित आपको जानकारी मिल गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई। और यार शेयर भी तो किया करो लालो। शेयर करेगा तो थान भी फायदो और मन भी फायदो। गुरु जी मन का ही फायदो, सब्सक्राइबर था का बढ़सी। अरे भाई अगर मारा बढ़सी तो पक्को यकीन मान चाहे भी बात तन भी बुलासियो। ठीक है, अब तो खुश है तो कर दे लाला। अब आगे बढ़ा दोस्तों आप ले भाई, चार थॉमस। कौन सा भाई? देखो भाई, जॉर्ज थॉमस साहब है। और ये थॉमस साहब क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। देखो जॉर्ज थॉमस कह रहे हैं, पहले तो ये थोड़ा नाम ठीक कर लेते हैं इसका। जॉर्ज थॉमस। और नाम से तो भाई तो फर्क पड़े भी नहीं था। तो 4 ऑप्शन आए हैं वहां एग्जाम में,
और एग्जाम में भी तो गलतियां कर ही दे, नाम में क्या रखे हुए, तो जार थॉमस ये भाई पहली बार तो इका बारा में जानवो चाहवा तो भाई साहब ने 1800 ईस्वी में, कभी 1800 ईस्वी में आपनो जो राजस्थान है वो पहली बार प्यार नहीं, पहली बार, देखो भाई क्या नाम दियो, राजपुताना। क्या नाम दिया रे, राजपुताना। किस जो अपनो राजस्थान है उस समय क्या नाम दियो, राजपुताना, क्योंकि यहां पर उन्होंने देखा कि सभी जो आसपास में रियासतें थी, जो क्षेत्र थे, वो सभी शासकों के क्षेत्र कौन से संबंधित थे, राजपूतों से संबंधित थे। तो इस क्षेत्र को उन्होंने नाम ही क्या दिया है दोस्तों, राजपुताना दिया है। यह भी आपको पता है, और पता तो आपको यह भी है कि जॉर्ज थॉमस साहब है वो ग्वालियर, नाम सुना होगा आपने, ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया के राज दरबार में, ध्यान में रखना भाई, रहते थे कौन है, जॉर्ज थॉमस साहब। कौन है, जॉर्ज थॉमस साहब रहते थे, और क्या थे वहां के कमांडर, क्या थे, कमांडर थे। कौन, जॉर्ज थॉमस साहब, ये भी आपको पता है। और भाई साहब कहां के थे, आयरलैंड के। कहां के, आयरलैंड। कहां के थे भाई, आयरलैंड। मां कसम, ये जो आयरलैंड जो ही नाम याद आवे है, एक बार कहीं हो वर्ल्ड कप चल रहे हो, और वर्ल्ड कप में उस समय श्रीलंका भी शायद भारत ने पहली ही यार, और सबसे बड़ी दिक्कत तो जद आ गई, हमने तो वही पहल गयो, कौन, बांग्लादेशी, और हमारी हालत खराब थी। तो आयरलैंड से शायद उस समय मैच हुई हो, और आयरलैंड ने अपना भारताला पहलिया, और ऐसा पहलिया भाई साहब बेचारों की हालत खराब कर दी। लेकिन वहां पर उस समय लगभग भाई साहब एक भाई हो जिको वजन लगभग 100 किलो से ऊपर ही लो यार, वो भाई सिलप में तो भयंकर कैच पकड़ियो, और कैच पकड़ के बाद में जो खुशी को ठिकानो है ना, वो तो भाई अलग ही था। इसलिए कौन याद रहे हो मने, यो आयरलैंड याद रहे हो। तो देखो आयरलैंड को तो अब बात वापिस आ जावा 1800 ईस्वी में। कौन सी मेरा दोस्त, 1800 ईस्वी में पहली बार अपना इस क्षेत्र का नाम क्या किया रे, राजपुताना। क्या किया, राजपुताना किया। और याद रखियो भाई, ये तो भाई साहब कौन से रूप में किया, मौखिक रूप में किया, मौखिक रूप से। आप मोरल टेस्ट वगैरह दे हो ना, जो मौखिक रूप से आपने ओरल टेस्ट दिया होगा खूब मूल्यांकन वाला, तो उस प्रकार से ये भाई है लिखने का काम ना कियो, कोई किताब में लिख कर ना गियो, बल्कि मौखिक रूप से बोलकर ये पहली बार के कहां से आए हो, कर राजपुताना से आए हो, कट्ठे जा रहे हो, कर राजपुताना में जा रहे हो। तो केवल और केवल बंदो इस क्षेत्र विशेष को नाम लिखकर ना भाई बोलकर बतावे, कहां बोलकर बतावे, राजपुताना बोलकर बतावे। लेकिन याद रखियो भाई बाद में 1805 में, कब रहे, 1805 में, 1805 में इको मित्र हो भाई फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। कौन था भाई, विलियम फ्रैंकलिन। भाई वो भी खूब फेंको, और एक लिए इको नाम का ही निकले फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन साहब ने 1805 में जॉर्ज थॉमस और ये आपस में मिले कि यार भाई
काई न करे तुम्हारे काम तो कर दे, मित्रता को करस तो चुका दे कि क्या चुकाऊं कि यार मां अधिकांश लिखबो कमावे है, और अगर तू चाहो तो मारा बारा में क्या कर सके, लिख सके, कोई किताब लिख सके जे। तो विलियम फ्रैंकलिन ने कहा कि मैं तो फेंकने में से भी माहिर हूं, तो चल तेरे ही बारे में कुछ ना कुछ फेंक देता हूं। तो 1805 में एक बुक लिखी हो भाई, और वो बुक देखो भाई, मैं ऊपर लेती हूं तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए हो। हाँ जी, देखो तो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने कब है 1805 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस पर एक पुस्तक लिखी भाई, और वो पुस्तक कौन सी है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यो कौन सी पुस्तक को नाम, विलियम फ्रैंकलिन जो पुस्तक लिखी उरो नाम है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अरे थानी तो याद क्यों रखनी, केवल तो ही तो याद रखनी यार, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कौन सा, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, क्योंकि दोनों आपस में कहे था भाई, बाइला था ना, तो बाइला के लिए बाइलो बुक लिख दी, और कौन सी, जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो पूरा नाम का ही है भाई को मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस है। बेरो हो गया, चलो भाई। अब इसमें उन्होंने कहा कि इस बुबा के लिए संभवतः जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने इस बुबा के लिए क्या कहा, राजपुताना कहा। क्या कहा, राजपुताना कहा। देखो ये लिखित रूप में, कौन से रूप में भाई, लिखित रूप में। तो देखो संदेह के साथ बोले अपना शब्द कि संभवतः पहला व्यक्ति जॉर्ज थॉमस था, अन्यथा ना मैं पढ़ा रहा होता ये शब्द, ना आप सुन रहे होते, ना कहीं पढ़े होते, अगर भाई फ्रैंकलिन साहब फेंकता नहीं, क्योंकि मौखिक शब्द कौन याद रहे, कोई लिखे कौन तो भाई। तो ध्यान में रखना, हमें ये जॉर्ज थॉमस के बारे में कैसे पता चला कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था, तो ये बुक से चलो भाई, और जो विलियम फ्रैंकलिन साहब लिखो, तो फ्रैंकलिन साहब लिखो, तब भी हम कह रहे हैं कि 1800 ईस्वी में पहला व्यक्ति कौन था, जॉर्ज थॉमस था, जिसने इस बुबा को राजपुताना कहा। लेकिन ये हमें लिखित रूप में कहां मिलता है, मिस्टर मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है, याद रखो। लेकिन थाने एक बात और बता दूं भाई, जॉर्ज थॉमस जो कि आयरलैंड को हो, एक साधारण परिवार को था, और किसान वर्ग के आव है, और बाद में धीरे धीरे ध्यान में रखो भाई, एक मिलिट्री में यानी कि सेना के रूप में आयो, और भारत का विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए हरियाणा के पास में और ग्वालियर के पास में कुछ समय के लिए इन्होंने छोटी सी जगह पर क्या किया, शासक के रूप में भी कार्य किया। तो यह भी ध्यान में रखना आप। तो यह लिखित रूप में तो कौन हो गया भाई, फ्रैंकलिन साहब ने। तो हम कह सकते हैं ना, दो चीजें कह सकते हैं, एक तो मौखिक रूप और एक लिखित रूप। मौखिक रूप में तो कौन दिया भाई, जॉर्ज थॉमस दियो है, और लिखित रूप में विलियम फ्रैंकलिन दियो है, जो याद रखियो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें दोस्तों, तो अपने कौन आ गए, कर्नल जेम्स टॉड साहब। और इका बार हम तो थनबेरो ही है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे है, क्योंकि आदमी ये तो तगड़ो हो यो, कौन, कर्नल जेम्स टॉड साहब। अगर मैं बात करूं तो कर्नल जेम्स ने, पहले तो हम अपना जो चैप्टर है उसी से संबंधित बात कर लिया, फालतू की साइड वाइड की बात करके क्या करा।
कर्नल जेम्स टोड साहब ने नाम दिया रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान। ये लो साहब, तीन नाम यो रखो इस क्षेत्र को, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। ये तीन नाम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है भाई कि राजस्थान शब्द पहली बार राजस्थान नाम किसने दिया। तो याद रखना तीनों ही नाम किसने दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नाम या राजस्थान शब्द जेम्स टोड साहब ने सबसे पहले तो राजस्थान का ये पूरा भूभाग ने पहली बार राजस्थान नाम से कौन है, जेम्स टोड। तीन नाम दियो भाई, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। क्लियर है। और कौन सी पुस्तक में दियो, तो पुस्तक थी भाई एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजपूताना या राजस्थान। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना, ये किसने नाम दिया दोस्तों, ये पुस्तक थी जो प्रकाशक, इसका प्रथम खंड कब, 1829। कब आया भाई, 1829। और द्वितीय खंड 1834। चलो, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या राजपूताना, तो राजस्थान ये किसकी पुस्तक है, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, जिसका प्रथम प्रकाशन 1829 में। तो हम कह सकते हैं राजस्थान स्पष्ट रूप से पहली बार कब आया, 1829 में आया। कब आया दोस्तों, 1829 को आया। और द्वितीय खंड कब, 1834 में प्रकाशन हुआ। चलो, तो इस प्रकार से इन्होंने नामांकन दे दिया। अब हम थोड़ा इसके बारे में और आगे चर्चा करें। तो देखो भाई, इसी बुक को क्या कहते हैं, सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ राजस्थान। सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ राजस्थान या इंडिया कह सकते हो। क्लियर है ना। तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ इंडिया यानी कि मध्य एवं पश्चिमी भारत के राज्य, सेंट्रल एवं वेस्टर्न ऑफ इंडिया। इस चीज का याद रखना है आपको। ये पुस्तक दी जिसको हम एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। जबकि आपको याद रखना है इन्होंने ट्रेवल एंड वेस्टर्न, कौन सी, ट्रेवल एंड वेस्टर्न नामक पुस्तक भी लिखी, और जिसका प्रकाशन कब किया गया था, 1823 को। कहां पर, मुंबई में या बंबई में। ये भी याद रख सकते हो। ये तो हो गया इनकी पुस्तकों के बारे में। अब बात कर लेते हैं इनके गुरु। तो कौन है गुरु,
यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र किसके गुरु हैं? जेम्स टोड के गुरु हैं। अब ये गुरु कैसे बने तो आपको बताऊं, जब राजस्थान में पहली बार जेम्स टोड साहब यहाँ पर आए और यहाँ पर क्योंकि वो तो अंग्रेजी जानते थे तो उन्हें हिंदी का इतना ज्ञान नहीं था, राजस्थानी का इतना ज्ञान नहीं था, तो उन्हें किन्हीं की सहायता तो लेनी थी। और ये सहायता के रूप में कौन रहे? यति ज्ञानचंद्र रहे। और यति ज्ञानचंद्र ने उन्हें राजस्थानी और हिंदी में जो चीजें हैं वो मुहैया करवाई और उनको सहायता दी बोली भाषा के लिए। और इसी कारण जेम्स टोड साहब ने क्या माना? इनको अपना गुरु माना। क्या माना? गुरु माना। क्योंकि ये नहीं होते तो उनको भाषा की काफी क्या होती? समस्याएं होती। इसी कारण याद रखना, यति ज्ञानचंद्र को क्या माना भैया? गुरु माना। अब बात कर लेते हैं इनके उपनामों की। दोस्तों अगर मैं उपनामों की बात करूं तो आपको पता ही है, इसे घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है राजस्थान इतिहास के पितामह के नाम से भी देखो भाई, पितामह के भी नाम से जानते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान इतिहास के पितामह के नाम से। क्यों? क्योंकि राजस्थान का पहली बार अगर कोई विस्तृत रूप से इतिहास लिखा तो वो किसने लिखा? कर्नल जेम्स टोड साहब ने लिखा। और अब बात करें थोड़ा सा हम, तो ये कहां के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के। कहां के भाई? स्कॉटलैंड के। ब्रिटेन का क्षेत्र है स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में के पास में है। तो याद रखना है स्कॉटलैंड के निवासी थे। और स्कॉटलैंड आपको पता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं भाई? बिल्कुल आपको पता है, किसको? अलवर को कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई स्कॉटलैंड तो क्या था? शराब के कारण। किसके कारण जाना जाता है? शराब के कारण जाना जाता है। और इसी कारण अलवर में अधिकांशतः शराब बनती है। तो इसी कारण अलवर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ये भी आपको पता है। तो देखो भाई, कर्नल जेम्स टोड घोड़ी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के इतिहास के पितामह के नाम से जानते हैं। जन्म कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। और अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें जानकारी चाहिए तो देखो, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां पर आए थे? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। कहां पर? मांडलगढ़ में। हालांकि थोड़ा इनमें याद रखना है भाई, आपको अलग अलग जानकारियां मिलती है। ऐसे 1806 ईस्वी को सर्वप्रथम कहां पर भी आए थे? उदयपुर। और उदयपुर के पास के क्षेत्रों में घूमकर इन्होंने विभिन्न चित्रे और विभिन्न ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, भूदृश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और यहां पर आपने देखा राजस्थान के ये 1818 और 17 ईस्वी में राजस्थान के ये क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन? कर्नल जेम्स टोड। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और अगर हम थोड़ा इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आपको मैं ये भी बताता दे लूं, अजमेर के पास में एक क्षेत्र है बोरसेड़ा।
कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? बोरसेड़ा क्षेत्र है या बोरसवाड़ा भी कहते हैं इसे। यहां पर ये क्षेत्र इसे पसंद आया और उन्होंने यहां पर रहने की इच्छा जताई और इसके लिए उदयपुर के शासक भीम सिंह ने, किसने भाई? भीम सिंह ने यहां पर क्या बना दिया इनके लिए? बोरसवाड़ा में एक दुर्ग बना दिया। क्या बना दिया? दुर्ग बना दिया और उस दुर्ग में वो रहने लगे। और जब बाद में इतने प्रभावित हुए कर्नल जेम्स टोड से भीम सिंह कि इसको ही क्या नाम, इन्हीं के बोरसवाड़ा को ही क्या नाम दिया गया? बाद में भीम सिंह ने टोडगढ़ के नाम से, कौन से गढ़ के नाम से? टोडगढ़ नाम दे दिया। ये भी आपको जानकारी रखनी है। तो ये हो गया कौन सा? जेम्स टोड साहब। और अगर मैं बात करूं तो जेम्स टोड साहब के जो ये ग्रंथ है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उस ग्रंथ को हिंदी में जो परिवर्तित किया वो किसने किया? डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा जी ने किया। चलो, तो आपको पता है ओझा जी ने राजस्थान के संदर्भ में बहुत बड़ा कार्य किया है और राजस्थान के आधुनिक इतिहास में अगर सबसे ज्यादा कार्य किया है तो वो किसने किया है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया है। ये भी आपको पता है। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगर हम बात करें तो वर्तमान राजस्थान हमारे सामने कैसे आया? वर्तमान राजस्थान की बात करें तो जब आजाद हुए तो द्वितीय चरण में, कौन से चरण में? अगर प्रशासनिक रूप से देखें, प्रशासनिक रूप से देखें तो राजस्थान शब्द द्वितीय चरण में, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में? द्वितीय चरण में हमें पहली बार उल्लेख मिलता है प्रशासनिक इकाई के रूप में। प्रशासनिक इकाई के रूप में, क्योंकि उस समय आपको पता है देश क्या हो चुका था दोस्तों? आजाद हो चुका था। और आजाद हो जाने के कारण आपने देखा कि जो 25 मार्च का द्वितीय चरण है उसमें पहली बार राजस्थान, जिसे हम क्या कहते थे भाई? पूर्व राजस्थान। क्या नाम दिया गया था? पूर्व राजस्थान। तो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में दूसरे चरण में सामने आया। जबकि अगर हम बात करें तो वर्तमान राजस्थान वो कब अस्तित्व में आया? तो आपको बेरो है भाई 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान क्या आया? अस्तित्व में आया। कब आया? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। तो वर्तमान राजस्थान के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे कि वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया, तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। जबकि याद रखना दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 30 मार्च। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि थानबेरो है भाई उस समय 4 बड़ी रियासतें जिसे हम वर्ता राजस्थान कहते हैं का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। तो उस इसलिए राजस्थान दिवस तो इस दिन मनाया जाता है। तो वर्तमान राजस्थान कब सामने आया? 1 नवंबर 1956 को आया। जबकि प्रशासनिक रूप से हम पहली बार राजस्थान शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? द्वितीय चरण, एकीकरण के कौन से चरण में? द्वितीय चरण में। तो देखिए दोस्तों, आशा है राजस्थान का जो नामकरण है वो आपको समझ में आया होगा। भले ही समय थोड़ा ज्यादा लग गया होगा, लेकिन हमने पहले भी बात की है
एग्जाम से संदर्भित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और अगर आपको नौकरी लगनी है ना दोस्तों, तो समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी आपके लिए इतनी ही मेहनत करते हैं। और वो किन के लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं। और अगर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको खुद के लिए तो क्या देना पड़ेगा? समय देना ही पड़ेगा। नौकरी के अगर सपने देखने हैं ना बेटा, तो नौकरी सपने देखने से नहीं मिलती, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म है ना, इधर उधर भगने से नहीं मिलता, बैठकर पढ़ने से मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल इसी टाइम। और अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही है तो इससे निश्चित तौर से क्या कीजिएगा, लाइक भी। पढ़ने में भी भाई इतने मस्त मत करो कि लाइक करने तुम क्या हो जाते हो, भूल जाते हो, या पसंद नहीं आती। पसंद ना आए तो चाहे लाला कमेंट बॉक्स में आकर लिख कर जाओ यार कि पसंद नहीं आ रही है, तो हम कोई और सुधार करेंगे। भाई तुम्हारे जैसे देवताओं के नारियल चढ़ाते हैं ना, तुम्हें पसंद करने के लिए लाला कोई ना कोई नारियल तो तुम्हें भी चढ़ाएंगे, ये ऐसा हम वादा करते हैं आपसे। तो पसंद ना आए तो जरूर लिखे भाई। तब तक के लिए सगा दोस्त ने दो इजाजत, धन्यवाद।